हेलो एवरीवन, मैंडन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से स्वागत है। जो अपनी इकोनॉमी की सीरीज चल रही है, इकोनॉमी की क्लासेस चल रही है, इसी श्रेणी को आगे बढ़ाते हुए पहले हमने बजट को कंप्लीट किया था। बजट के बाद हमने इन्फ्लेशन को देखा, इन्फ्लेशन के साथ हमने शेयर मार्केट को कवर किया था। शेयर मार्केट के बाद जो स्टॉक एक्सचेंज वगैरह की सारी कहानी पढ़ने के बाद आज जो हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया वो है जीडीपी को लेकर के। जीडीपी और हमारे सिलेबस के अंदर बेसिकली नेशनल इनकम लिखा हुआ है, राष्ट्रीय आय गणना कैसे होती है, जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है। और ना सिर्फ ये, इसको समझने से पहले थोड़ा सा हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर हमारी इकोनॉमी के मेन सेक्टर क्या है और एक इकोनॉमी के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है। थोड़ा सा ये बेसिक आइडिया होगा तो जीडीपी को कैलकुलेट करने में आसान होता है। क्योंकि जब हमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी भी किसी भी चीज़ को यदि हम उत्पादित करते हैं, उस उत्पादित वस्तु के ऊपर कौन से कारक या फैक्टर काम करते हैं जिस कारण से उसकी कॉस्ट क्रिएट होती है, अगर वो कारक हमें पता होगा तो हमें जब जीडीपी की गणना करते हैं तो आपने एक शब्द सुना होगा, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। उन दोनों को गणना करने में आसानी होती है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सबसे पहले हम देखते हैं कि इकोनॉमी और हमारी इकोनॉमी के मेन सेक्टर कौन से हैं। जो एक तो सेक्टर यानी कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, इसके अलावा कुछ है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन के कारक। उत्पादन के कारक का बेसिकली कहने का मतलब यही है जो मैंने आपको बताया कि किसी भी चीज़ की लागत के अंदर जो चीज़ों की भाव जुड़ते हैं, मूल्य जुड़ते हैं, वो किस किस के होते हैं। तो उसके लिए मेनली 4 फैक्टर हैं। ये आपको जो ये डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में क्लियरली मेंशन है। जो पहला फैक्टर है वो लैंड है, दूसरा लेबर है, तीसरा कैपिटल है और चौथा एंटरप्रेन्योर। यानी कि जो भी आपके किसी काम को करने के लिए एक रॉ मटेरियल लगता है या फिर आपको ज़मीन चाहिए, तो उन सब चीज़ों को हमने पहले फैक्टर में डाल रखा है, वो हो गया आपका लैंड। दूसरा फैक्टर क्या है? लेबर। किसी भी कार्य को करने के लिए आपको श्रम चाहिए। लेबर अलग अलग प्रकार की होती है। किसी कंपनी को चलाने के लिए आपको इंजीनियर्स चाहिए, तो वो इंजीनियर भी उस कंपनी के लिए एक लेबर का काम कर रहे हैं। उसी काम को करने के लिए आपको स्किल और सेमी स्किल लेबर चाहिए, तो वो भी उसके अंदर शामिल होंगे। तो ये जो लेबर होता है, इस लेबर के अंदर सारी चीज़ें शामिल होगी। तीसरा है कैपिटल। कोई भी उद्योग बिजनेस खड़ा करने के लिए आपको पूंजी चाहिए, बिना पूंजी के कुछ नहीं हो सकता। तो ये पूंजी भी 2 प्रकार की होती है। एक वो पूंजी जो व्यापार को स्टार्ट करने के लिए चाहिए और दूसरी वो पूंजी जो कि इस व्यापार को कंटिन्यूसली चलाने के लिए चाहिए। उसे हम क्या कहते हैं? ऑपरेशनल कॉस्ट कहते हैं। 2 प्रकार की पूंजी होती है, उसके बारे में बात करेंगे। चौथा जो फैक्टर है वो है आपका एंटरप्रेन्योर या फिर उद्यमी। एंटरप्रेन्योर या फिर उद्यमी, आपके पास जमीन है, रॉ मटेरियल अवेलेबल है, आपके पास लेबर भी अवेलेबल है, आपके पास पूंजी भी है, लेकिन जब तक कोई बिजनेस करने वाला व्यक्ति नहीं होगा तो बिजनेस कैसे हो सकता है। तो ये चारों के चारों जो फैक्टर होते हैं, इसको हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। ये चारों मिला के किसी भी चीज़ को उत्पादित करने के लिए जो चीज़ जुड़ती है वो बनाती है। इसी को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? उत्पादन करने के लिए जिन संसाधनों का प्रयोग कहते हैं उसे उत्पादन के घटक या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। बेसिकली 4 है। पहला आपका लैंड हो गया, दूसरा लेबर हो गया, तीसरा आपका कैपिटल, चौथा एंटरप्रेन्योर। सबसे पहला फैक्टर है आपका लैंड। तो लैंड के अंदर हमने क्या क्या शामिल कर दिया? देखो, आप नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कोई भूमि है, जल है, खनिज है, जंगल है, पर्यावरण है। मैं कहता हूँ किसी भी उद्योग को चलाने के लिए जो भी आपको रॉ मटेरियल चाहिए, वो रॉ मटेरियल जो होता है वो इस लैंड की कैटेगरी में आता है। अब ये जो आपके 4 फैक्टर हैं, किसके? प्रोडक्शन के। इन चारों फैक्टर का कुछ ना कुछ उसको आपको रिवॉर्ड भी देना पड़ेगा। भाई, आपने किसी ने आपको उद्योग चलाने के लिए ज़मीन दी है, तो ज़मीन के बदले आपको उसको कम से कम कुछ ज़मीन का किराया या उस ज़मीन के लिए पैसे देने पड़ेंगे। तो हर एक के लिए एक रिवॉर्ड होता है, वो आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं दिखाऊंगा। इसके बाद दूसरा कौन सा है? दूसरा है आपका लेबर। लेबर में क्या है? लेबर में सिंपल, मैंने आपको बताया कि किसी भी प्रकार की लेबर हो, चाहे वो आपकी शारीरिक जो फिजिकली काम करते हैं, स्किल, सेमी स्किल या फिर फुली स्किल लेबर होता है। इसके अलावा फिर कोई सी आपका इंजीनियर हो गए, डॉक्टर्स हो गए, ये सारे के सारे मेंटली और फिजिकली दोनों काम करते हैं। किसी भी प्रकार का काम हो उसको हम लेबर में जोड़ते हैं। और उसमें क्या क्या है? मानव श्रम के बिना उत्पादन संभव नहीं है, व्यक्तिगत है, सीमित है, समय और क्षमता दोनों पर निर्भर करता है। अब लेबर की सबकी एफिशिएंसी अलग अलग होती है, सबका आउटपुट अलग अलग होता है। अब किसी ने अच्छी स्कूल में पढ़ाई की है, उसका नॉलेज अच्छा होगा तो वो उस प्रकार का कार्य करेगा। कोई जिसने शिक्षा प्राप्त नहीं करी है तो वो बहुत ही कम वेजेस वाला काम करेगा। तो हर एक लेबर का अपना अपना स्किल सेट होता है। तीसरा फैक्टर है पूंजी। और पूंजी क्या है? किसी भी उत्पादन को करने के लिए आपको जो एक पूंजी चाहिए वो पूंजी है। पूंजी 2 प्रकार की होती है। जब किसी उत्पादन को आप स्टार्ट करोगे तो उसको हम स्टार्टिंग के इनिशियल कैपिटल कहेंगे, और जब व्यापार चल रहा है
उस बिजनेस के अंदर रेगुलर खर्चे आएंगे, उसको हम ऑपरेशनल कॉस्ट कहेंगे। ये दोनों चीजें किस में आती है? कैपिटल में। चौथा फैक्टर है आपका उद्यमी, एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर जिसकी इच्छा होती है कि मुझे व्यापार करना है, उसके बिना तो काम संभव ही नहीं है। उसी के बारे में लिखा है कि उत्पादन के अन्य सभी घटकों को संगठित करना, जोखिम लेके काम करना, ये काम कौन करता है? एंटरप्रेन्योर। तो वो बेसिकली क्या करता है? वो निर्णय लेगा, जोखिम लेगा, कोई ना कोई नया तरीका, इनोवेटिव काम करेगा। ये बेसिकली चार फैक्टर हो गए। इन चार फैक्टर के अगेंस्ट में ये जो काम करते हैं, इन चारों फैक्टर के इनको रिवॉर्ड मिलता है। ये चार फैक्टर थे। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन सा रिवाइज कर लेते हैं। एक लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा कैपिटल और चौथा एंटरप्रेन्योर। क्लियर है? अब ये चारों जो आपके फैक्टर हैं, इन चारों फैक्टर के अगेंस्ट में इनको कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। यदि किसी ने आपको भूमि या लैंड दी है तो उसको आप क्या दोगे? रेंट दोगे। क्या दोगे? उसको आप रेंट दोगे। और यदि किसी ने आपको लेबर दी है तो उसको आपको क्या देना पड़ेगा? उसकी मजदूरी देनी पड़ेगी। आपके पास कोई श्रमिक काम कर रहा है तो आप उसको क्या दोगे? उसको मजदूरी दोगे। अगर आप उसको मजदूरी दोगे तो वो नहीं दोगे तो काम ही नहीं करेगा। उसके बाद है पूंजी। तो पूंजी दो प्रकार की थी, लेकिन जो भी पूंजी लगाएगा उसकी आकांक्षा होती है कि मैंने ये जो पैसा लगाया उसके बदले मुझे एक इंटरेस्ट या ब्याज मिले। ठीक है? और उसके बाद लास्ट में कौन सा है? जो उद्यमी होता है, जो बिजनेस करता है, जो जोखिम लेता है, जो अपने दिमाग को चलाता है और कोई डिसाइड करता है काम करने के लिए, उसका हमेशा उद्देश्य होता है कि मुझे प्रॉफिट मिले। तो बेसिकली चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और इन चारों को, लैंड को क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा। लेबर को वेजेस मिलेंगे। जो पूंजी लगाता है उसको ब्याज मिलेगा। और जो उद्यमी अपना दिमाग लगाता है, रिस्क लेता है, जोखिम लेता है, निर्णय लेता है, उसको उसका प्रॉफिट मिलेगा। ये इनकी आकांक्षाएं होती है और इन आकांक्षाओं के नतीजे से ही आप इनसे ये चीजें प्राप्त कर सकते हो। तो ये बेसिकली चारों चीजें हैं, ये चारों चीजें मिलकर ही किसी भी उत्पाद की बेसिक कॉस्ट बनती है, जिसको इकोनॉमी के टर्म्स में हम क्या कहते हैं? फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? फैक्टर कॉस्ट। इसको आप नोट कर लेना। ठीक है? इसको हम फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। तो बेसिकली फैक्टर कॉस्ट क्या है? फैक्टर कॉस्ट चार चीजों से मिलकर बनी है, जिसके अंदर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इन चारों को क्या मिलता है? लैंड वाले को रेंट मिलेगा, लेबर वाले को मजदूरी मिलेगी, तो कैपिटल जो लगाएगा उसको ब्याज मिलेगा, और जो उद्यमी होगा उसको प्रॉफिट मिलेगा। इन आकांक्षाओं के साथ ये ग्राफ आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करने के लिए, मैंने आपकी हेल्प करने के लिए इसको और सिंपल कर रखा। अब देखो, आप पीछे विजिबल होगा आई गेस। यस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ चार फैक्टर दे रखे हैं। ये चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। लेबर, लैंड ओपन आनी चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये चार हो गए। इन चारों को रिवॉर्ड क्या मिलता है? वेज मिलेगा, रेंट मिलेगा। जो लेबर होगी उसको क्या मिलेगा? उसको वेजेस, मजदूरी मिलेगी। जहां लैंड होगा उस लैंड के एवज में आपको रेंट मिलेगा। जब आप पूंजी लगाओगे तो पूंजी के बदले आपको इंटरेस्ट चाहिए। और यदि आप उद्यमी हो तो उद्यमी को क्या चाहिए? उसको आपको प्रॉफिट चाहिए। इनके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं हमने, जैसे कि वेज किसको मिलेगी? वेजेस मिलेंगे जो काम करता है, वर्क फोर्स, जो आपकी लेबर फोर्स है उसको। उसके अलावा जो किराया किसको मिलेगा? मान लो किसी किसान ने अपना खेत दे रखा फसल के उत्पादन के लिए, तो उसको मिलेगा। उसके बाद जो इंटरेस्ट है, कोई कैपिटल आपने लगाई, उस कैपिटल के अगेंस्ट हमने क्या बोला? उसको क्या चाहिए? ब्याज चाहिए। अब जो ये कैपिटल लगा रहा है, जब उद्योग की स्थापना कर रहा है, तो उसको जो मेन पूंजी चाहिए वो किसने चाहिए? बड़ी बड़ी मशीनरी लग जाएगी। अब मशीनरी के लिए जो लेबर लगेगी उसको बोलोगे आप कैपिटल या फिक्स कॉस्ट। और उसके बाद जब उसके ऊपर रनिंग के खर्चे आते हैं, उस मशीन को मेंटेनेंस करना है, उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल या फिर रनिंग कैपिटल। लास्ट के अंदर आपका उद्यमी है, एंटरप्रेन्योर है, और वो उसको क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। ये बेसिकली कहानी बनती है। इसके साथ हमारे जो फैक्टर्स हैं चार प्रोडक्शन के, वो चारों क्लियर हो गए। इसको आपको ढंग से याद रखना है, ये एग्जाम में डायरेक्टली आपको मिलाने के लिए। अदरवाइज आपसे किसी और रूप में पूछे जा सकते हैं। और अदरवाइज सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये चारों मिलके क्या बनते हैं? फैक्टर कॉस्ट। किसी भी उत्पाद की जो उत्पादन की लागत होती है, इन चारों से मिलकर बनती है। ये पहला कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब इसके बाद जो मेन दूसरी बात करनी थी, जो मैंने अभी आपको बताया, वो है फैक्टर कॉस्ट। देखो, यहाँ से आपको थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ेगा। अलर्ट क्यों होना पड़ेगा? यहाँ से अब हम धीरे धीरे हमारे आपको शिफ्ट करेंगे जीडीपी की कैलकुलेशन के लिए। तो फैक्टर कॉस्ट क्या होती है? मैंने आपको बताया, उत्पादन के जो चार मेन फंडामेंटल यूनिट्स थी, कौन कौन थी? एक मजदूरी, ब्याज, किराया और लाभ। देखो, जब किसी व्यक्ति ने क्या दिया?
यदि किसी व्यक्ति ने अपनी लैंड दी तो उसको मिलेगी रेंट या किराया। अब यदि कोई उद्यमी है, बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है, तो उसको क्या मिलेगा? लाभ या प्रॉफिट। यदि किसी ने अपनी पूंजी लगाई है, क्या लगाया है? कैपिटल। तो जिसने कैपिटल लगाया उसको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। और जिसने खुद एक लेबर के रूप में, मजदूरी के रूप में काम किया है, उसको क्या मिलेंगे? वेजेस। तो बेसिकली ये चार चीजें मिलती है। पहला वेजेस, दूसरा इंटरेस्ट, तीसरा रेंट और चौथा प्रॉफिट। ये चारों मिलकर के किसी भी चीज की क्या बनती है? फैक्टर कॉस्ट बनती है। इसको याद करना। फैक्टर कॉस्ट के अंदर कुछ स्थिर चीजें हैं, इनकी रेट्स स्थिर नहीं है, लेकिन ये चार मेन कारक हैं जो मिला के फैक्टर कॉस्ट बनाते हैं। लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्राइज, इन चारों को वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट चाहिए, और ये चारों मिला के क्या बनता है? फैक्टर कॉस्ट। अब अगर इन सब को हम जीडीपी के संदर्भ में जोड़ दें, जीडीपी क्या है थोड़ा बाद में देखेंगे, जीडीपी के संदर्भ में जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर है? फैक्टर कॉस्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फैक्टर कॉस्ट के अंदर चार चीजों को जोड़ते हैं, इन चारों चीजों से मिलकर बनती है फैक्टर कॉस्ट। अब आते हैं मार्केट प्राइस क्या होता है। पहले तो फैक्टर कॉस्ट होगी, मार्केट प्राइस क्या है? हमने अभी क्या निकाला सर? हमने अभी जीडीपी निकाली। कहाँ पे निकाली? जीडीपी नहीं निकाली, हमने जीडीपी कहाँ देखी? फैक्टर कॉस्ट के ऊपर। फैक्टर कॉस्ट को जीडीपी के नीचे लिखते हैं पाँव में पी के। फैक्टर कॉस्ट में क्या है? चार कारक थे। कौन से थे सर? आपने अगर लैंड ली है तो लैंड के लिए आप क्या दोगे? रेंट दोगे। उसके बाद आपने लेबर से काम किया तो लेबर को आप क्या दोगे? मजदूरी दोगे, तो उसको वेजेस दोगे। उसके बाद उद्यमी ने अगर पूंजी, उद्यमी कोई काम कर रहा है तो उसको क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। और चौथा मेन फैक्टर था, यदि कोई व्यक्ति अपना पैसा लगा रहा है, अपनी कैपिटल लगा रहा है, पूंजी लगा रहा है, तो उसको क्या चाहिए? इसमें इंटरेस्ट चाहिए या ब्याज। तो ये चारों को जोड़ दो तो फैक्टर कॉस्ट बन जाती है। अब हमने बात करी सर मार्केट प्राइस क्या होती है, तो मान लेते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस का मतलब क्या है? आज बाजार के अंदर किसी चीज के क्या भाव है, वो उसकी मार्केट प्राइस होती है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे मार्केट प्राइस को? तो मार्केट प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए आपको इन चारों फैक्टर कॉस्ट जो थी ना, जीडीपी कहाँ पे थी आपकी? फैक्टर कॉस्ट। थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं इसको सर। आपकी जो जीडीपी थी किस पे? फैक्टर कॉस्ट। ये तो कॉस्ट लगेगी क्योंकि ये तो मिनिमम कॉस्ट है। किसी भी काम को अगर आप करोगे तो सबसे पहला जो कारण पैसे लगेंगे वो क्या है? फैक्टर कॉस्ट। इस फैक्टर कॉस्ट के अंदर क्या जोड़ दो आप? सरकार के द्वारा जो भी आपसे टैक्स लिए जाते हैं, अब इन टैक्स को जोड़ना है। परंतु चूंकि जब कोई वस्तु का उत्पादन होता है तो वस्तु के ऊपर डायरेक्ट टैक्स तो नहीं लगता, क्या लगता है? इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसीलिए हम कौन सा टैक्स जोड़ते हैं इसके अंदर? इनडायरेक्ट टैक्स। आज के टाइम में भारत के अंदर सबसे बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है? तो वो आपका जीएसटी। सारी चीजें जीएसटी में शामिल नहीं है, लेकिन जो चीजें मेनली है वो जीएसटी है। और आपको साथ में ये भी याद रखना है, जीएसटी से वर्तमान के अंदर अभी जो नेक्स्ट जनरेशन के रिफॉर्म्स किए गए जीएसटी के अंदर, तो जीएसटी की जो बेसिक पहले कितनी दरें थी? 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। अब उनको बदला गया है, रैशनलाइज किया गया है, थोड़ा सुधार लाया गया है, और अब उन दोनों में बदलाव करके क्या किया आपने? 0% सॉरी 0% को तो ऐसे कैसे रखा है? 0% के साथ अब आपने दो ही कर रखी, एक 5% और दूसरी सीधी 18%। यानी कि बीच के अंदर कौन सी थी पहले? 12%। इसको आपने कट कर दिया। इसके अलावा और क्या किया सर? इससे पहले 28% थी, 28% को भी आपने क्या कर दिया? कट कर दिया। इसकी जगह एक और नया आपने जीएसटी का टैक्स स्लैब ऐड किया है, वो है आपका 40%। और इस 40% के अंदर हमने कौन से गुड्स शामिल किए हैं? एक तो वो जो कि बुरे उत्पाद है जिनको हम सिन गुड्स कहते हैं, और एक वो उत्पाद जो काफ़ी हैवी और लग्जरी हैं, जिनको बहुत ही वेल्थी लोग यूज़ करते हैं, उसको हम लग्जरी गुड कहते हैं। तो इन दोनों को अभी सरकार ने किस में शामिल किया है? 40% टैक्स इस जीएसटी के स्लैब में। और बाकी अब मेन दरें कौन सी हैं? 5% और 18%। आई होप क्लियर है। यहाँ से आपको सारी ये चीज़ें करंट की है, तो इसको आप साथ में एक फोटो खींच लें ताकि वो चीज़ क्लियर हो जाएगा। डन। तो ये यहाँ तक हमने थोड़ा जीएसटी वाला देखा। अब मैं जीएसटी वाला यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, वो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी जो आपने ले ली। जीएसटी के बदलाव इस बार के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में प्रबल संभावना है कि यहाँ से प्रश्न आए। मार्केट प्राइस जब देख रहे थे तो हमने फैक्टर कॉस्ट को लिया। इस फैक्टर कॉस्ट के अंदर हमने कौन से? इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़ दिए। इनडायरेक्ट टैक्सेस के साथ आपको पता है कि भारत के अंदर यदि कोई भी उत्पादन करता है तो कई सारी ऐसी इंडस्ट्री है जिसके ऊपर सरकार क्या देती? सब्सिडी या आपको छूट देती है। तो सब्सिडी आपका एक फायदा है। तो आप जब भी मार्केट प्राइस को जोड़ोगे
तो फैक्टर कॉस्ट के साथ इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ना है और माइनस किसको करना है, सब्सिडी को। सब्सिडी क्या है, सरकार के तरफ से कोई ना कोई दी जाने वाली छूट। ये बेसिकली फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का फर्क होता है। अभी मैं फिर बता रहा हूं आपको, इसके बारे में हमने चर्चा नहीं करी है, जीडीपी हम बाद में करेंगे, लेकिन फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, ये समझना बहुत जरूरी है ताकि आगे कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो फैक्टर कॉस्ट रेंट, वेजेस, प्रॉफिट, इंटरेस्ट और मार्केट प्राइस के अंदर आपका जीडीपी जो ऊपर वाली गणना करी आपने, ये जो फैक्टर कॉस्ट में चीजें जोड़ी वो, उसके साथ आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ दिया। याद रखना इसको क्या करना है, जोड़ना है, और आपको घटाना किसको है, सब्सिडी को घटाना। बस क्लियर है, ये दोनों ही चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास यहाँ पे किया है, इसके लिए थोड़े से ये इन्फोग्राफिक्स यूज किए। तो देखो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में क्या क्या जुड़ गया सर, वेजेस जुड़ गए, रेंट जुड़ गई, इंटरेस्ट जुड़ गया, प्रॉफिट जुड़ गया, ये तो होगी फैक्टर कॉस्ट। जब हम मार्केट प्राइस की बात करते हो तो आपको क्या मिला, फैक्टर कॉस्ट, और फैक्टर कॉस्ट के साथ में आपने क्या जोड़ा, इनडायरेक्ट टैक्सेस, और माइनस क्या कर दिया, सब्सिडी। तो क्लियर है, नीचे वाली बात सेम लिखी है। जीडीपी जब मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करोगे तो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसको आप पढ़ने की जरूरत अभी नहीं है। हमारा अभी कंसेप्ट क्या है, दो ही चीज को समझना है। पहला क्या समझा आपने कि सर फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, दूसरा क्या समझा आपने, मार्केट प्राइस क्या। इससे पहले क्या समझा, फैक्टर कॉस्ट के अंदर कौन सी चीजें आती है और इन चीजों को प्रोवाइड कौन कौन करता है, और इसी से बेसिकली तैयार क्या, किसी भी चीज के भाव उत्पादक के तैयार होते हैं। डन। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। आगे बढ़ने के साथ आपको मैंने जीडीपी जो यहाँ लिखी है ना, इस जीडीपी को आपको ढंग से समझना है। जीडीपी समझ गए, बाकी सारी बातें ऑटोमेटिक समझ आएगा, क्योंकि ये चीजें क्या है, एक सीक्वेंस के माध्यम से ये लेके आए। आपने देखा वो सबका एक ऑर्डर बन रहा है और हर चीज किसी दूसरे से जुड़ी हुई है। इकोनॉमी ऐसी चीज है, अचानक से कोई चीज रैंडमली उसमें नहीं आती है। अब आगे बढ़ते हैं, यहां देखो आप, फैक्टर कॉस्ट क्या था, उन चार चीजों को जोड़ दिया, इसके साथ क्या जोड़ा आपने, टैक्स का अमाउंट जोड़ दिया, उसमें से माइनस क्या कर दी, सरकार ने जो आपको छूट दी, तो ये क्या बन गई आपकी जीडीपी एट मार्केट प्राइस। क्लियर है, यहां तक हो गया। अब क्या हो रहा है, आप आखिर जीडीपी वगैरह को कैलकुलेट कैसे करते हो, इसको नेशनल अकाउंटिंग बाद में देखते हैं। अब दूसरा मेन कंसेप्ट है, वो है कि इकोनॉमी के सेक्टर कौन से हैं। जनरली हम जानते हैं कि इकोनॉमी के तीन सेक्टर होते हैं, एक प्राथमिक, एक द्वितीयक, एक तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। इसके अलावा दो सेक्टर और होते हैं जिसको हम, टर्शियरी लिखा आपको, क्वाटरनरी, और आपका लास्ट वाला सेक्टर जो है वो भी आपका मेंशन कर रखा है, वो क्यूनरी। हालांकि क्वाटरनरी और क्यूनरी यानी कि चतुर्थ और पंचम, इस सेक्टर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं होता है। जो बहुत ही हाई एंड के ब्यूरोक्रेट्स होते हैं या बहुत ही जो हाई लेवल की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनको इन सेक्टर में रखा है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो हमारा काम है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी को सीखना। तो देखो, ऐसा कोई भी चीज़, ऐसी कोई भी इंडस्ट्री जो कि रॉ मटेरियल के ऊपर ध्यान देती है, ऐसी कोई भी सेक्टर, कोई भी इंडस्ट्री जो किसके ऊपर ध्यान देती है, कच्चे माल के ऊपर ध्यान देती है, उसको हम किस में डालते हैं, प्राइमरी सेक्टर में। चाहे आपका वो खेती बाड़ी हो, चाहे आपका वो कोई कच्चा माल हो, चाहे आपने और कहीं से भी किसी प्रकार से कोई भी कच्चा माल प्राप्त किया हो, उसको हम किस में डालते हैं, प्राइमरी सेक्टर में। भारत के अंदर मुख्य तौर पर जो भी प्राकृतिक संसाधन से आपको कोई भी चीज़ प्राप्त होती है, उसको हमने प्राइमरी सेक्टर में डाला। एग्जाम्पल्स हमने लिख रखे हैं, जैसे कृषि हो गया आपका, पशुपालन है, मछली पालन है, उसके बाद आपका खनन है, या फिर वनों से आपको कोई भी चीज़ प्राप्त होती है, तो ये सारी चीज़ क्या होगी, प्राइमरी सेक्टर। दूसरा क्या है आपका, सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होगा, जो प्राइमरी सेक्टर में आपको कच्चा माल मिला, इस कच्चे माल के ऊपर आप कुछ काम करते हो, प्रोसेसिंग करते हो, उस प्रोसेसिंग से जो चीज़ प्रोडक्ट बनती है उसको हम सेकेंडरी सेक्टर के अंदर लेके आते हैं। मेनली जो हमारा विनिर्माण क्षेत्र है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो किसके अंदर आता है, वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है। अब आप कच्चे माल को बदलकर जो माल तैयार कर रहे हो, वो किसके अंदर आ गया, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। और इसी में आपका क्या क्या शामिल हो गया, कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, मैन्युफैक्चरिंग, ये बताया, आपको पता है। उसके बाद तीसरा सेक्टर है जिसको हम टर्शियरी सेक्टर कहते हैं, तृतीयक। और तृतीयक के अंदर क्या आएगा, इसके अंदर मेनली जो होता है सर्विस सेक्टर आता है। जैसे कि आपको कोई डॉक्टर है, वो सर्विस दे रहा है, आप किसी हवाई जहाज के अंदर उड़ रहे हैं तो वो आपको सेवा दे रहा है, किसी बस में आप सफर कर रहे हो तो वो आपको सेवा दे रहा है। अब देखो, मेरी बात ध्यान सुनो, अगर आप एक बस का एग्जाम्पल लें, किसका लें एग्जाम्पल, ले लेते हैं। हमने तीन सेक्टर पढ़े, पहला सेक्टर कौन सा है, फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर, फिर आपका सेकेंडरी सेक्टर, और थर्ड आपका टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, अब देखो, मैंने उदाहरण लिया, रॉ मटेरियल लिया किसका, लोहे का।
लोहा क्या है? एक कच्चा माल है, यानी कि रॉ मटेरियल है। अब ये जो आपका लोहा है, कच्चा माल है, तो ये किस में आएगा? ये प्राइमरी सेक्टर में आएगा। अब इस लोहे से आपने एक बस का निर्माण किया, मान लो एक रोडवेज की बस होती है उसका निर्माण किया, तो जो आपने बस का निर्माण किया वो किसके अंदर आ गया? आपने इससे बस का निर्माण किया तो ये बस बनी, ये किस में आ गया? आपका सेकेंडरी सेक्टर में। अब इसी के साथ इस बस के अंदर आपको बहुत सारी सेवाएं मिल रही। कैसे? इस बस ने आपको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी दी, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में आपको सुविधा हुई। तो ये कौन सा हो गया? आपका टर्शरी सेक्टर। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर में एक ही चीज को बार बार उसका इस्तेमाल हो रहा है। इसमें लोहे, रॉ मटेरियल से आपने बस बनाई, वो सेकेंडरी में, और फिर बस लोगों को ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी दे रही, ये आपका टर्शरी सेक्टर है। यही बेसिकली यहाँ बताने का प्रयास किया है कि कौन से सेक्टर किसके अंदर आते हैं। तो टर्शरी सेक्टर सेवाएं देता है, जैसे बैंकिंग हो गया, परिवहन, बीमा, एजुकेशन, हेल्थ, जितनी प्रकार की सर्विसेज होती है वो किस में आती है? टर्शरी सेक्टर। भारत के लिए अच्छी बात क्या है? भारत की सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा जो मेन, हमारी जो जीडीपी है उसका सबसे मेन हाईएस्ट वेटेज, जो पैसा इनकम जनरेट होती है या हमारी जीडीपी को जो योगदान करता है, वो कौन सा है? वो टर्शरी सेक्टर है, यानी कि तृतीय क्षेत्र है। और सेवाओं के मामले में भारत की विश्व के अंदर ख्याति है। इसीलिए तो अमेरिका और यूरोप के अंदर आज जो भारत के लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं उनको थोड़ी मुश्किलें आ रही है, क्योंकि वो वहाँ से पैसे जनरेट करते हैं अपनी सेवाएं प्रोवाइड करके। कोई कैब ड्राइवर है, कोई बस ड्राइवर है, कोई वकील है, कोई टीचर है, कोई वहाँ पे हाउस कीपिंग का काम कर रहा है, तो लेकिन वो सब क्या दे रहे हैं आपको? वो सब आपको सेवाएं दे रहे हैं। इन सेवाओं के बदले उनको अच्छा खासा पैसा मिलता है। पैसा वो क्या करते हैं? रेमिटेंसेस के माध्यम से किसको भेजते हैं? भारत को। उनके द्वारा जो पैसा भारत को वापस आता है, भारत यानी कि वो अपने परिवार के लोगों को ही भेजते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? रेमिटेंस। और रेमिटेंस हमारी आय का एक मुख्य स्रोत, इसीलिए टर्शरी सेक्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? इसके बाद आपका बच गया क्वाटरनरी सेक्टर, जो चतुर्थ सेक्टर है। इसके अंदर मेनली जो आपकी आईटी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट या बहुत बड़ा कोई कंसल्टिंग का काम होता है, उनको ऐड है। इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करने का जरूरत नहीं है, लेकिन वर्बली अगर आपसे कोई पूछ ले, कभी एग्जाम में आ जाए, तो एटलीस्ट आपको आइडिया हो कि ये क्या बात हो रही है। और पांचवा सेक्टर वो है जिसके अंदर बहुत सारे बड़े बड़े लोग होते हैं जो पॉलिसी डिसीजन लेते हैं। यानी कि आप ये मान लो, आप नीति आयोग है, नीति आयोग जिस तरह से आज भारत के लिए निर्णय लेता है, उसको आप ये बोल सकते हो कि ये उच्च स्तरीय कमेटी है जो निर्णय लेती है। उसको आप किस में डालोगे? पंचम सेक्टर में या फिर क्यूनरी सेक्टर में। क्लियर है? बेसिकली प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी और क्यूनरी, ये 5 सेक्टर हैं। इन सेक्टर का क्या क्या योगदान है ये आपने देख लिया। डन। अब इसके बाद थोड़ा सा एक फोटो डाल रखा है जिससे कि आपको रिवीजन के लिए हेल्प हो। क्या है इसमें? आप देखो, यहाँ पे आपको सामने सेक्टर्स दिख रहे हैं। प्राइमरी सेक्टर के अंदर हमने एग्रीकल्चर डाल दिया है। ये यहाँ पे किसान देखो, आप मॉडर्न किसान है, खेती कर रहा है। दूसरा ये डेयरी के प्रोडक्ट, और तीसरा फिशरी और फॉरेस्ट्री। ये मेनली 4-5 चीजें होती है। अपना जो बजट आता है, इकोनॉमिक सर्वे आता है, इकोनॉमिक सर्वे में एग्रीकल्चर को इन सभी 4-5 भागों में बांट के रखा है। जब उसको वहाँ डिस्कस करेंगे सारी चीजें रिपीट होगी, लेकिन बेसिक इकोनॉमी में एक बार ये सारी चीजें होना जरूरी है। फिर आओ आप सेकेंडरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर मेनली मैन्युफैक्चरिंग की चीजें आती है। किसी ने शर्ट बनाया, चेयर बनाई, गाड़ी बनाए, बिस्किट बने। बिस्किट गेहूं से बने। गेहूं यहाँ पे इस किसान ने खेत के अंदर पैदा किया, लेकिन वो गेहूं जाकर के फैक्ट्री के अंदर बिस्किट पैदा करता है। तो ये कहाँ पे हो गया? क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है, एक मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस शामिल है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी सेक्टर। और तृतीय सेवा में आप देख लो, ये हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, ये आपका एक शिक्षक है, टीचर है, फिर ये ट्रांसपोर्ट का काम हो रहा है, रेलगाड़ी वगैरह। तो ये सारी की सारी चीजें किस में आती है? टर्शरी सेक्टर में आती है। क्लियर है? अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब जब हमारा मेन कंसेप्ट हो गया, अब हम बढ़ेंगे जीडीपी की तरफ। देखो, जब तक थोड़ा सा बेसिक क्लियर नहीं होता ना, फिर आगे समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर आप पीछे वाली कहानी थोड़ी सी क्लियर होगी तो अब आपको बहुत आसान होगा समझने। जीडीपी क्या है? पहले जीडीपी को हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस मतलब पूरा संपूर्ण सकल, डोमेस्टिक मतलब कि आपके इस फिक्स टेरिटरी के अंदर, आपके क्षेत्र के अंदर, प्रोडक्ट मतलब कि उत्पाद। जीडीपी क्या होती है? बेसिकली मैं आपको एक बार पहले बताऊं। जीडीपी हम कहते हैं किसी एक निश्चित क्षेत्र के अंदर, निश्चित क्षेत्र यानी कि भारत, मान लो खुद भारत की पूरी बाउंड्री, उसके बाद एक निश्चित वर्ष के अंदर, तो मान लो आपने 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का एक फाइनेंशियल ईयर मान रखा है, तो एक निश्चित समय हो गया, एक वर्ष हो गया। उसके बाद जितने भी प्रोडक्ट आपने उत्पादित किए हैं, जितना भी प्रोडक्ट हो, चाहे वो सुई हो, चाहे हवाई जहाज हो,
आपके उस क्षेत्र के अंदर जितनी चीजें पैदा हुई वो, और उन चीजों की फाइनल कॉस्ट क्या है, मतलब कि अंतिम मूल्य क्या है, इन सब को यदि आप जोड़ दो तो आपको क्या प्राप्त होती है, जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद। किसी देश की सीमाओं के भीतर, मैंने आपको जैसे बताया टेरिटरी, तो भारत की सीमाएं एक निश्चित समय अवधि, आमतौर पे 1 साल होता है जनरली, आमतौर पे एक वित्त वर्ष क्या है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च को हम काउंट करते हैं। उसके बाद जो भी आपने उत्पादन किया उन सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य मतलब मॉनेटरी वैल्यू कितनी है, उसकी कितने पैसे की वो सर्विस है। मान लो किसी ने बस बनाई या फिर किसी ने एक एयरक्राफ्ट बनाया, तो इन सब की कॉस्ट जोड़ दो तो वो आपकी क्या हो जाएगी, जीडीपी हो जाएगी। एक बार बेसिकली आपको रॉ समझ में आ गया होगा, रॉ डाटा समझने के बाद उस पर अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से बन जाती है। वित्त वर्ष मैंने आपको बता दिया, सामने लिखा है। अब हमने यहाँ पे बोला डोमेस्टिक, इस शब्द पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। क्या करना है, इस शब्द पे ध्यान देना है। किस शब्द पे, डोमेस्टिक। अब ये जो डोमेस्टिक वर्ड है, डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है, भारत की सीमाओं के अंदर। जीडीपी यहाँ तो ऐसा तो नहीं लिखा कि जीडीपी केवल भारत की, अगर मान लो अमेरिका की जीडीपी की बात करें तो अमेरिका की जो खुद की टेरिटरी है, उसकी जो सीमाएं हैं उसका। लेकिन क्या होता है कि समुद्र का जो तट होता है, भाई जमीन अगर है, फॉर एग्जाम्पल यदि हम भारत के मैप की बात करें, ये आप भारत का नक्शा मान लो मोटा मोटी, ठीक है, आई होप थोड़ा ठीक ही बनाए, कोई बात। भारत का नक्शा, अब इस भारत के नक्शे में ये गुजरात है और यहाँ पे आपका ये पश्चिम बंगाल आ गया इधर तक। अब ये जो सीमा है, ये पूरी की पूरी सीमा कैसी है आपकी, ये जो सीमा है पूरी समुद्र की सीमा है। और जो बाकी सीमा है कौन सी, ये वाली, राजस्थान, फिर पंजाब, फिर हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर, फिर आपका लेह लद्दाख, उत्तराखंड, फिर आपका नेपाल, भूटान और ये आ गया। अब दोनों में फर्क क्या है, ये जो ब्लू ब्लू कलर का है सर, ये तो समुद्री सीमा। और समुद्र की सीमा का निर्धारण इस बाउंड्री से नहीं होता है। समुद्र की सीमा हमारी तट रेखा से कितनी, 12 नॉटिकल माइल तक आगे होती है। नॉटिकल माइल, जब पानी में डिस्टेंस को नापते हैं तो हम नॉटिकल माइल इस्तेमाल करते हैं, और जब हम जमीन पे किसी दूरी को नापते हैं तो उसके लिए हम मील या माइल या किलोमीटर, इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जबकि लैंड के ऊपर ये बाउंड्री अगर आपकी यहाँ है तो ये फिक्स है, तो इसके अंदर अंदर आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी होगी, आपकी क्षेत्र हो गया। लेकिन समुद्र के मामले में ये बाहर का जो एक्सटेंडेड पोर्शन है, 12 नॉटिकल माइल तक का जो क्षेत्र है, वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर शामिल होता है। इसके अंदर भी कोई चीज़ अगर उत्पादित हो रही है, क्योंकि देखो मछुआरा है, मछली पकड़ने के लिए जाएगा तो वो जमीन पे तो पकड़ नहीं सकता ना, तो क्या समुद्र के अंदर मछली पकड़ी जाएगी तो हमारी जीडीपी में शामिल नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो यहाँ पे मान लो किसी ने मछली पकड़ी तो वो भी भारत का उत्पादन, परंतु इसके बाहर यदि यहाँ किसी ने मछली पकड़ी तो फिर वो भारत का उत्पादन में काउंट नहीं होता, जीडीपी के अंदर नहीं होता। यही तो फर्क है, इसीलिए थोड़ा बोला आपको डोमेस्टिक टेरिटरी समझने के लिए मैंने आपको इंडिया का नक्शा बना के बताया। तो घरेलू सीमा डोमेस्टिक लिमिट क्या हो, समुद्र तट से 12 नॉटिकल माइल तक घरेलू सीमा के अंतर्गत माना गया है। और इसके अलावा कई बार आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे खुद के दूतावास होते हैं, हमारी एम्बेसी होती है। जैसे कि भारत की एम्बेसी है वो न्यूयॉर्क के अंदर है, वॉशिंगटन के अंदर। अब वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, कोई प्रोडक्शन पैदा कर रहे हैं, कुछ उत्पादन कर रहे हैं, तो वो भी हमारे किस में शामिल होगा, हमारी जीडीपी के अंदर कैलकुलेट होगा। अब कोई वायुयान है, एयरक्राफ्ट है या कोई शिप है, वो चल तो किसी और पानी में रही है लेकिन वो है किसकी, रजिस्टर्ड, इंडिया की है, तो वो भी हमारी जीडीपी में कैलकुलेट। ये बेसिक डाटा थोड़ा सा याद रखना है। उसके बाद निवासी तो इंडियन है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको आप स्किप भी कर सकते हो, कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं। अब सर ठीक है, जीडीपी आपने बता दिया, लेकिन उस जीडीपी के साथ मैंने एक बात बोली थी, जीडीपी क्या होती है, एक निश्चित क्षेत्र और एक निश्चित समय अवधि। तो टाइम भी हो गया सर और एरिया भी हो गया, लेकिन आपने बोला अंतिम उत्पाद और उसकी कॉस्ट। तो हम क्या करते हैं, अंतिम उत्पाद से मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल खेतों के अंदर गेहूं पैदा हुआ और उस गेहूं को पीस के चक्की पे आटा बन गया, आटे से फिर आपने उससे ब्रेड बना लिया या कोई आपने पिज्ज़ा, पास्ता, कोई ऐसी चीज़ बना ली। तो अब आप प्राइस किसका जोड़ोगे जीडीपी के अंदर,
तो इसीलिए बोला कि जो अंतिम वस्तु है, यानी कि जो जैसे इस क्षेत्र के अंदर क्या हो जाएगी, आपकी ब्रेड है, ब्रेड क्या हो गया, लास्ट प्रोडक्ट है, अंतिम प्रोडक्ट है, तो ब्रेड को आप इसके अंदर ऐड करते हो। इसके अंदर आप गेहूं को कट कर दोगे, आटे को कट कर दोगे, क्योंकि जो लास्ट में चीज बनी है उसकी प्राइस ऐड करनी है। तो जितनी भी ब्रेड बनी उसकी क्या प्राइस है, वो आपकी अंतिम वस्तु या सेवा हो जाएगी। ऐसा इसलिए किया कि ताकि दो बार काउंटिंग ना हो। अब आप गेहूं के प्राइस में जोड़ लो, फिर आटे का प्राइस दोबारा जोड़ लो। गेहूं सर 30 रुपए केजी था, आटा जब पीसे तो 35 रुपए केजी हो गया, ब्रेड जब बिकी तो 60 रुपए केजी होगी। और ऐसे करेंगे तो पता नहीं भारत की जीडीपी कितनी दिखाई देगी। तो हम क्या करते हैं, गेहूं की प्राइस को छोड़ देते हैं, उसके बाद आपके आटे की प्राइस छोड़ते हैं, और सीधा ब्रेड जो लास्ट प्रोडक्ट बना है उसकी प्राइस जोड़ो, काम खत्म। ये हो गया। अब आज क्या स्टेटस है सर जीडीपी के बारे में, वर्तमान के क्या आंकड़े? खाली बेसिक डाटा पढ़ने से कुछ नहीं होगा, वर्तमान के आंकड़े जरूर। अगर हम जब ये क्लासेस आज आप देख रहे हो, तो ये आज 20 सितंबर को यदि हम भारत की जीडीपी की बात करें तो भारत की जीडीपी लगभग 3.90 लाख करोड़ के आसपास, लगभग 4 लाख करोड़ आप मान लो, 3.90 लाख करोड़। यदि हम इकोनॉमिक सर्वे देखें पिछले साल का, इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 का देखोगे, तो उस इकोनॉमिक सर्वे के अंदर हमको डाटा मिलता है, उसके अंदर भारत की जीडीपी कितनी दे रखी है, 3.30 लाख। यानी कि ये आधिकारिक डॉक्यूमेंट है और ये लेटेस्ट फिगर है, क्योंकि हम कौन से महीने में चल रहे हैं, अभी हमारा सितंबर महीना खत्म होने वाला है। और ये डाटा कब का था, ये डाटा था आपका जनवरी 2025 तक का। तो जीडीपी तो बढ़नी ही बढ़नी, तो 3.30 थी इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से, और अभी कितनी है, 3.90 लाख करोड़ के आसपास। अब भारत का एम क्या है कि साल 2027 तक हमको हमारी जीडीपी को लगभग 4.25 लाख करोड़, यानी कि 4.2 लाख 4.25 लाख करोड़ तक पहुंचना है। अब इसी का समकालीन होता है $5 ट्रिलियन, और आप जानते हैं कि भारत का मेन लक्ष्य है कि हमारी इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना। ऐसा क्यों है, जैसे ही हम ऐसा कर लेंगे तो ऐसा माना गया है कि भारत 2028 तक जर्मनी को पीछे छोड़ देगा, जो कि वर्तमान के अंदर यदि आप जर्मनी की पोजीशन देखो, वर्तमान में यदि आप जर्मनी की पोजीशन देखो तो आपके सामने देखो नंबर 1 पे कौन है। नंबर 1 पे आज की तारीख में यदि आप जीडीपी की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जीडीपी दुनिया में सबसे बड़ी है। उसके बाद कौन है, चीन है। यदि आप ये भी देखें कि अमेरिका की जीडीपी का मूल्य कितना है, तो वो कितनी है, $30 ट्रिलियन। इस फिगर को थोड़ा सा मोटा मोटी याद रखना है। अभी जो वर्तमान परीक्षाएं हो रही है ना, उसके अंदर कई बार लिखा हुआ आ रहा था, कितना है, $30 ट्रिलियन। ये जीडीपी किसकी है, यूएसए की। ये फर्स्ट नंबर पे है आज के टाइम दुनिया में। सेकेंड नंबर पे कौन है, चाइना। चाइना को राउंड फिगर कर लेते हैं, और चाइना की जो वर्तमान में जीडीपी है वो आप देख सकते हो करीब करीब $20 ट्रिलियन। अब तीसरे नंबर पे कौन है, पहले पे यूएसए है, दूसरे पे चाइना। और मैंने आपको क्या बताया अभी कि भारत की जीडीपी यदि $5 ट्रिलियन हो गई, भारत की जीडीपी यदि $5 ट्रिलियन हो गई, तो वो किसको ओवर पावर कर लेगा, वो जर्मनी को। तो इसका मतलब आज की तारीख में दुनिया में जीडीपी में तीसरे स्थान पे कौन है, जर्मनी। और चौथे स्थान पे कौन है वर्तमान में, भारत। और यदि भारत ने अपनी इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन बना लिया तो किसको पार कर लेगा, जर्मनी। वर्तमान में भारत की जीडीपी दुनिया के अंदर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्लियर। और रिसेंटली कुछ समय पहले भारत ने जापान को पीछे छोड़ करके ये चौथा स्थान हासिल किया था। इसका मतलब जापान की अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर है। तो ये विश्व की 5 बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था है। पहली यूएसए है $30 ट्रिलियन के साथ में, दूसरी चाइना $20 ट्रिलियन, तीसरी आपकी जर्मनी, चौथी भारत और 5वीं जापान। तीसरी, चौथी, 5वीं अर्थव्यवस्था का जो मूल्य है बहुत ही करीब करीब है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तीनों ही 4 से लेके $5 ट्रिलियन के बीच में। अब आप फर्क देख सकते हो कि जो चीन की अर्थव्यवस्था है भारत से 4 गुना है, और जो यूएसए की अर्थव्यवस्था है वो भारत से कम भी आप मान लो 7 से 8 गुना के आसपास। और प्रॉब्लम ये है कि जैसे जैसे भारत प्रगति कर रहा है, ये लोग भी तो प्रगति कर रहे हैं, तो इनकी अर्थव्यवस्थाएं भी बढ़ेगी। इसीलिए अभी भी यूएसए की जो पावर है उसको चैलेंज करना बहुत मुश्किल। समझ गया, वो चाहे चीन हो चाहे भारत, उन सब के लिए। क्योंकि चीन और यूएसए की अर्थव्यवस्था में भी आज भी $10 ट्रिलियन का फर्क है। ठीक है, ये एक फिगर था। ये जो रिपोर्ट है ये किसने निकाली, ये आप याद रखना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसको आप नोट कर लो, ये रिपोर्ट किसने निकाली, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। डन। ये बात आपको इस चार्ट से बताने का प्रयास कर रहा था। और भारत का मेन लक्ष्य है कि 2047 तक हमको विकसित भी होना है और अपनी अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन
बना। डन। इसको मैं आपको फोटो खींचना तो खींच लो, अदरवाइज मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, तो जीडीपी आपको समझ में आ गया होगा। जीडीपी के वर्तमान डाटा थोड़ा सा देख लिया कि हमारा इकोनॉमिक सर्वे ने बोला था जो जीडीपी कितनी है 3.3 लाख करोड़। इसके अलावा जो वर्तमान में जीडीपी है वो हमारे 3.90 लाख करोड़ के आसपास है। उसके बाद भारत का जो एम है हमारी जीडीपी को 2027-28 तक 4.25 लाख करोड़ के आसपास करने का प्लान है, और ऐसा करेंगे तो हम भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है, यूएसए और चाइना के बाद। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि आज की तारीख में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी। यही बात आप यहाँ पे मेंशन करो। डन। अब बढ़ते हैं आगे। सर जीडीपी तो बता दिया आपने, अब जीडीपी को कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट है। जीडीपी को कैलकुलेट करने के मेनली 3 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 3। तीनों तरीके आपके सामने मेंशन। एक है प्रोडक्शन मेथड यानी कि उत्पादन विधि, दूसरा है आपका एक्सपेंडिचर मेथड यानी कि व्यय विधि, और तीसरा है आपका इनकम मेथड यानी कि आय। ये तीनों है। एक सेकंड में तक थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, आप इसको एक बार देख लो ताकि आपको और आसानी से समझ में आ जाए। हाँ जी, तो जीडीपी क्या था वो देख लिया, और जीडीपी को कैलकुलेट करने के 3 तरीके हैं। एक प्रोडक्शन मेथड, दूसरा एक्सपेंडिचर मेथड, और तीसरा इनकम मेथड। अब सबसे मेन जो आज की तारीख में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है एक्सपेंडिचर मेथड, जिसकी वजह से जीडीपी को कैलकुलेट भी किया जाता है। हालांकि तीनों माध्यम से कर सकते हो। एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है इसको थोड़ा सा देखिए। जीडीपी कैलकुलेट करने के 3 तरीके बता दिए, और आपको कौन सा ध्यान देना है, सबसे इंपॉर्टेंट तीनों ही देखने हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? एक्सपेंडिचर मेथड या व्यय विधि क्या है, थोड़ा सा इसको समझ। भारत सरकार ये देखती है कि भारत में सब ने मिलकर के कितना व्यय किया या खर्चा किया। अगर हम उसको जोड़ दें तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगी? जीडीपी। ठीक है सर, किस किस का खर्चा जोड़े? सबसे पहले तो कोई भी कंज्यूमर है, जो ग्राहक है, कंज्यूमर है, ग्राहक है, उसने कितना खर्चा किया। उसके बाद लोगों ने या सरकार ने या प्राइवेट इन्वेस्टर ने सबने मिलकर कितना निवेश किया, जिसको हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट। उसके बाद भारत की जो सरकार है या जो गवर्नमेंट है उसने कितना एक्सपेंडिचर किया। यदि हम इन तीनों को जोड़ दें, यानी कि भारत के जो कंज्यूमर हैं इसको आप सी से लिख लो। उसके बाद जो भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट हुआ, इन्वेस्टमेंट किसके द्वारा? इन कंज्यूमर के द्वारा भी, प्राइवेट इन्वेस्टर के द्वारा भी, और इसके अलावा सरकार के द्वारा भी, वो हो गया। और इसके अलावा गवर्नमेंट ने कितना एक्सपेंडिचर किया, ये जोड़ दो। अब इसके साथ आप एक और चीज जोड़ते हो, वो क्या जोड़ते हो? देखो, ये तो तीनों चीज भारत की आंतरिक। अब मान लो भारत से बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, वो हम क्या करते हैं? विदेशों को बना के निर्यात करते हैं। क्या करते हैं हम? बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं वो हम विदेशों को क्या भेजते हैं? निर्यात। फॉर एग्जाम्पल जैसे हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट हैं, आपने मान लो 1 लाख करोड़ का हैंडीक्राफ्ट का प्रोडक्ट बनाया। कितने का? 1 लाख करोड़ का। इतना आपने हैंडीक्राफ्ट का प्रोडक्ट बनाया, उसको आपने विदेशों को क्या कर दिया? निर्यात कर दिया। अब 1 लाख करोड़ का आपने जो ये प्रोडक्ट बनाया और विदेशों को भेजा, चूंकि ये पैदा कहाँ पे हुआ है? ये पैदा भारत के अंदर हुआ, तो ये हमारी जीडीपी के अंदर जुड़ेगा। लेकिन उसी प्रकार से विदेशों से भी बहुत सारी चीजें बनेगी और वो भारत आती है। जैसे हार्ली डेविडसन बाइक है, अभी बहुत न्यूज में चल रही है अमेरिका की। अगर वो वहां से बन के भारत में आती है तो वो आयात है। तो मान लीजिए इस प्रकार का आयात है, करीब करीब 50,000 करोड़ की बाइक भारत में आ गई। तो जितना आपने बनाया था वो भेज दिया, तो वो तो हमारे जीडीपी में जुड़ गया। लेकिन जो बाहर के देशों में बना, और वो भी तो भारत आया और लोगों ने पैसे खर्च किए उसके ऊपर, अब वो जो बाहर से बनी हुई चीज भारत में बिकी, उसको इसमें से माइनस करना होता है। और जो आपका नेट रिजल्ट बचेगा, यानी कि जो आपका अंतिम इन दोनों को प्लस माइनस करके जो भी मूल्य आएगा, इस मूल्य को आप भारत की जीडीपी के अंदर ऐड करते हो।
यानी कि निर्यात आयात के बाद जितना भी आपका डाटा है, जो अंतिम मूल्य आता है, उसको आप किस में जोड़ोगे? भारत की जीडीपी में। तो हम निर्यात को लिखते हैं एक्स से और आयात को लिखते हैं एम से, यानी कि निर्यात माइनस आयात, और इसको इन तीनों से जोड़ दो तो आपका क्या निकल के आ गया? ये आपका जीडीपी का डाटा। क्लियर है? ये है एक्सपेंडिचर मेथड, जीडीपी को कैलकुलेट करने का, जो वर्तमान में इस्तेमाल भी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जरूर याद रखना, इसका फॉर्मूला भी एग्जाम में कई बार पूछा। डन। तो 3 तरीके थे। तो हमने अभी किस पे बात करी? हमने बात करी एक्सपेंडिचर मेथड पर। इसके अंदर क्या करते हैं, कितना एक्सपेंडिचर होता है सब जोड़ लेते हैं। कैसे जोड़ा? सबसे पहला जो कंज्यूमर है उसने कितना उपयोग किया, खर्च किया वो, उसके बाद कितना निवेश हुआ, इन्वेस्टमेंट, सरकार ने कितना खर्च किया वो, और एक्स माइनस एम, आपका निर्यात कितना है और आयात कितना है, उसका जो अंतर है, ये सब अगर आप जोड़ दो तो एक्सपेंडिचर। ठीक, ये तो एक विधि हो गई। दूसरी सर, इनकम मेथड। इनकम मेथड क्या है? मैंने आपको सबसे पहला जो चीज बताई थी वो बोली थी, किसी भी उत्पाद को यदि आप पैदा करते हो तो उसके ऊपर जो फैक्टर कॉस्ट होती है वही उसकी मेन प्राइस होती है। यदि आप फैक्टर कॉस्ट को जोड़ दोगे तो वो चीज क्या हो जाएगी? इनकम मेथड। तो देखो यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट क्या थी? आपने जमीन दी, उसका किराया, कोई लेबर ने मजदूरी करी, उसको मजदूरी, उसके बाद किसी ने पैसे लगाए, पूंजी लगाए, उसका ब्याज, और किसी उद्यमी ने काम किया तो उसका लाभ। यदि आप इन सभी उत्पादक कारकों की पैसों को जोड़ दें तो आपको इनकम मेथड मिल जाता है। और इसके अलावा भी यदि कोई छोटा मोटा और खर्चा हुआ जिसको हमने मिक्स इनकम में लिख दिया तो ये सब मिला के क्या बन जाएगा? आपका इनकम मेथड। बेसिकली जो आपकी फैक्टर कॉस्ट है, कौन सी कॉस्ट? फैक्टर कॉस्ट, वो आपका इनकम मेथड तय करता है। क्योंकि आप देखो, हमने क्या कहा था, अगर आप टैक्स छोड़ दो, सब्सिडी छोड़ दो, टैक्स किसी की इनकम नहीं है, सरकार की हो सकती है, लेकिन टैक्स सरकार आम आदमी से लेती है। दूसरा, सब्सिडी सरकार छूट देती है, लेकिन किसी आम आदमी ने पैसा तो नहीं कमाया। लेकिन कोई भी पैसा कैसे कमा सकता है? या तो वो मजदूरी कर रहा होगा, या उसने अपनी कोई चीज है वो किसी को इस्तेमाल करने के लिए दे रखी होगी या बेची होगी, किसी ने जमीन बेच दी, किसी ने अपना रॉ मटेरियल बेच दिया। तीसरा, कोई उद्यमी होगा तो वो उद्यम का काम कर रहा होगा तो उसे लाभ होगा। और चौथा, किसी ने अपनी पूंजी लगाई होगी तो उससे पूंजी। तो यही 4 मेथड होते हैं जिससे किसी को इनकम होती है, जिसको हम इसके अंदर शामिल करते हैं। डन। अब इसके अलावा जो लास्ट है वो है आपका प्रोडक्शन मेथड, यानी कि उत्पादन विधि। और जैसा कि जीडीपी की जो डेफिनेशन थी ना, वही है कि देश के अंदर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का यदि आप मूल्य जोड़ दो तो वो आपका क्या हो गया? प्रोडक्शन मेथड हो गया। बेसिकली ये 3 तरीके हैं जिससे जीडीपी को हम कैलकुलेट करते हैं। उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा? आपका एक्सपेंडिचर मेथड। डन। यही इंपॉर्टेंट चीज थी जिसको आपको जीडीपी कैसे कैलकुलेट कर लें वो आपको ध्यान रखना है। बेसिकली आपको ढंग से समझा भी दिया, इसमें कोई याद नहीं। अब ये जीडीपी से जीएनपी बताने से पहले एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, किसके बारे में? जीडीपी के बारे में, जो करंट के अंदर चल रहा है। तो करंट में अगर कोई चीज चल रही है तो इंपॉर्टेंट है। जीडीपी की गणना, जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसकी जो गणना है, मेथड कितने थे? 3। इसकी गणना का एक बेस ईयर होता है। क्या होता है इसका? बेस ईयर। बेस ईयर तो हमने पहले ही ऑलरेडी ये कंसेप्ट क्लियर कर लिया था हमारी पहली क्लास के अंदर। तो जीडीपी की गणना का जो बेस ईयर है वो पहले 2011-12 था, जिसको वर्तमान में अभी रिसेंटली बदल कर 2022 और 23 किया गया। और ये जो जीडीपी का बेस ईयर चेंज किया गया, ये इसलिए किया गया कि सरकार ने बोला कि जनरली 2011-12 काफी पुराना हो चुका है, तो हमारे जो आंकड़े हैं वो बिल्कुल सुदृढ़ नहीं है, मजबूत नहीं है, और एक अच्छा सही आंकड़े होना भी जरूरी है। तो उसके रिफ्लेक्शन के लिए सरकार का पॉइंट था कि हमको बेस ईयर चेंज करने की जरूरत है। दूसरा, जब भी आप बेस ईयर सेलेक्ट करते हो तो आप ऐसा साल चूज करते हो जिसके अंदर अर्थव्यवस्था में स्टेबिलिटी रही, बहुत ज्यादा आमूलचूल परिवर्तन ना हुए। जैसे आप जानते हैं कि 2020-21 के अंदर भारत के अंदर क्या थी? पूरे विश्व के अंदर कोविड की समस्याएं थी। तो कोविड की समस्या थी तो अर्थव्यवस्थाएं सारी परेशान थी, तो इसको तो हम चूज कर नहीं सकते। अब उसके बाद 19-20 में भारत बहुत अच्छी तेजी से प्रगति कर रहा था, वो भी अब नॉर्मल वृद्धि थी। 22-23 के बाद में यदि आप 2023 और 24 को देखोगे तो आप जानते हैं कि 2023 के अंदर विश्व के अंदर उसका आपका रशिया और यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट हो गया था। फिर धीरे धीरे साल के अंत के अंदर हमास और इजराइल की लड़ाई शुरू हो गई। फिर विश्व के अंदर तेल की कीमतें हैं वो स्थिर हो गई। फिर यूएसए ने डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद अपनी प्रोडक्शन की नीति को अपनाया।
तो ये बहुत सारी चीज़ों ने ऐसी समस्याएं क्रिएट करी जिस वजह से ये साल स्थिर नहीं है। तो हमने इसीलिए 2022-23 को चुना, क्योंकि इस वक्त थोड़ी सी स्टेबिलिटी थी। और 2024 के अंदर भारत के अंदर इलेक्शन भी हुए थे। तो जब भी इलेक्शन होता है तो उस वक्त आप जानते हैं कि सरकार जो है जनरली पैसा ज़्यादा खर्च करती है, लोगों को लुभावने ऐसे पॉलिसी और ऐसी स्कीम्स लाई जाती है जिससे कि लोग वोट देने के लिए थोड़ा सा अट्रैक्शन में आए। इसीलिए अभी हमने बेस ईयर चेंज करके क्या किया, 2022-23। ये क्लियर हो गया बेस ईयर वाली कहानी। अब बेस ईयर के साथ आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, वो क्या है, 1 सेकेंड। अब बेस ईयर के साथ आपको क्या ध्यान रखना है कि हमने जो बेस ईयर चेंज किया है 22-23, ये ना सिर्फ जीडीपी के लिए बल्कि इसके अलावा हमने किसके लिए, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, और इसके साथ आपका WPI और आपका CPI, इन सब का बेस ईयर चेंज किया। लेकिन जो CPI का बेस ईयर है वो 2024 बना, ठीक। और बाकी जो आपका इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है या WPI है, इनका बेस ईयर क्या है, 2022-23। तो ये जीडीपी का जो बेस ईयर का चेंज करने का जो डाटा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो इसलिए ये आप जरूर याद रखना। और 2011-12 से यदि पहले हम जीडीपी का बेस ईयर देखें तो 2004 सॉरी 2004 और 5 डन। 2004-5 उसको रिवाइज करके हमने 2011-12 किया और वर्तमान के अंदर 2022-23 डन। अब हम वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। जीडीपी और जीएनपी में फर्क क्या है? जीडीपी के बाद की कहानी जो है, जीएनपी है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, उसके बाद आपका एनडीपी आएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फिर आपका एनडीपी आएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसकी चर्चाएं हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन उससे पहले एक जीडीपी का एक उदाहरण देख लेते हैं जो मैंने आपको बताया था। उसके बाद आज की क्लास हम को विराम देंगे। जीडीपी का उदाहरण देखो, हमने बोला था जीडीपी की डेफिनेशन क्या है, एक फिक्स्ड ज्योग्राफी के अंदर, क्या बोला था हमने जीडीपी की डेफिनेशन, एक फिक्स्ड ज्योग्राफी के अंदर आपके जो भी प्रोडक्ट हैं उनकी अंतिम वैल्यू एक देश की सीमाओं के भीतर एक साल में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का जो अंतिम मूल्य है वो क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। मान लो भारत के अंदर कितनी कारें बनी, 50 लाख, मोबाइल बने 30 लाख के, और कृषि का उत्पादन 20 लाख। तो आप 50 लाख एग्रीकल्चर का फाइनल प्रोडक्ट, मोबाइल का 30 और कृषि का, इन सबको मिला दो तो 100 लाख क्या हो गया, हमारी जीडीपी हो गया। लेकिन इंपॉर्टेंट बस इतना ही था, अगर अमेरिका की कोई कंपनी भारत के अंदर कार बनाती है तो उसका उत्पादन भारत के जीडीपी में शामिल होगा। क्यों? कंपनी चाहे अमेरिका की हो, लेकिन बना कहाँ रही है, किसकी जमीन पे, किसकी टेरिटरी के अंदर, भारत की टेरिटरी के अंदर। जैसे हुंडई है, वो भी बाहर साउथ कोरिया कंपनी है, लेकिन भारत के अंदर उसका प्लांट लगा हुआ है कार बनाने का, तो वो जो है वो किस में शामिल होगा, भारत की जीडीपी में शामिल होता है। सेम उसी प्रकार से जैसे ये जो चीज थी कि अमेरिका की कोई कंपनी यदि भारत में कार बना रही है तो उसका उत्पादन भारत की जीडीपी में होगा। लेकिन अगर भारत की कोई कंपनी है और वो अमेरिका में जैसे जाके कार बना रही है, फॉर एग्जाम्पल हम टाटा का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे टाटा ग्रुप है, वो जैगुआर कार कंपनी है जिसको हम मेनली लैंड रोवर के नाम से जानते हैं, उसका ओनर टाटा ग्रुप की जो लैंड रोवर की मैन्युफैक्चरिंग है वो लंदन के अंदर होती है। अब लंदन के अंदर उसका प्रोडक्शन होता है, तो वो जो कारें बन रही है लैंड रोवर की, हालांकि मालिक इंडियन है, लेकिन लैंड रोवर की कारें जो बन रही है इंग्लैंड के अंदर, उसकी गणना इंग्लैंड की जीडीपी में होगी, भारत की जीडीपी के अंदर नहीं होगी। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये बात आपको क्लियरली समझ में आ जानी चाहिए, ये जीडीपी के मेन बात। तो इसके साथ आज हमने क्या देखा, एक फास्ट फॉरवर्ड देख लेते हैं ताकि पता होना चाहिए कि मेहनत क्या करी। सबसे पहले हम ना ये देखें कि आखिर मेन आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से हमने 4 देखे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। उसके बाद क्या देखा, फिर इसके बाद हमने ये देखा कि ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है इसके बदले 4 लोगों को इसका रिवॉर्ड मिलता है, लैंड वाले को रेंट मिलेगा, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट, एंटरप्राइज को प्रॉफिट। उसके बाद फिर हमने देखा कि जीडीपी मतलब फैक्टर कॉस्ट क्या होती है और मार्केट प्राइस में क्या फ़र्क होता है। तो ये हमने ग्राफ बहुत बढ़िया तरीके से इन्फोग्राफ्स यूज़ किए थे कि ये सर चारों को मिला दो फैक्टर कॉस्ट बन जाएगी, और इसके अंदर यदि आप क्या जोड़ दो,
टैक्सेस को जोड़ दो और सब्सिडी को माइनस कर दो तो ये मार्केट प्राइस बन जाएगी। ठीक है, इसके बाद कुछ जीडीपी के बेस ईयर की बातें करी थी, फिर हमने डिटेल में देखा कि जीडीपी क्या होता है, हमारे इकोनॉमी के सेक्टर कौन से हैं। तो बेसिकली 5 सेक्टर होते हैं, इसके अंदर कौन सी चीज़ें आई वो देखी। फिर हमने ये देखा कि मेन जो 3 सेक्टर है उनमें क्या डिफरेंस है, और उसके साथ फिर हम आगे बढ़े। तो उसके बाद हमने देखा था कि आखिर जीडीपी क्या है और जीडीपी कहते किसे है, भारत की वर्तमान के अंदर जीडीपी कितनी है। तो ये बातें बहुत क्लियरली आपको समझ में आ गई होगी कि आखिर जीडीपी क्या है और भारत की वर्तमान जीडीपी के आंकड़े क्या है, पोजीशन क्या है, और इसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हमारी जीडीपी को कैलकुलेट करने के मेथड कौन से। इसके बाद करंट में जो जीडीपी का बेस ईयर चेंज किया उसकी बात करी थी। यहाँ तक इन चीज़ों को एक बार आप देख लेना, रिवाइज कर लेना। इससे पहले वाली जो क्लासेस थी उसको भी आप एक बार देख लेना, जो इकोनॉमी को अपने बहुत अर्ली टाइम में कंप्लीट करना चाहते हैं। इससे बाहर सवाल जनरली क्रिएट नहीं होते हैं। आप चाहिए तो आप किसी भी एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को उठा सकते हैं, अदरवाइज अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस डाल रखें, उसको आप प्रैक्टिस करोगे तब भी आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ क्वेश्चंस बाहर नहीं आते। दूसरी एक और चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ कि अभी आपने नोटिस किया होगा कि आरएस की वैकेंसी को लेकर के भी न्यूज़ है, वो चर्चाएं स्टार्ट हो चुकी है। कार्मिक विभाग ने अलग अलग विभागों से आरएस के लिए पदों की मांग करी है। तो अब आपको अपनी आरएस की प्रिपरेशन को मजबूत करने का टाइम आ चुका है, इसमें कोई भी कोताही ना बरतें, मेरा आपसे ये निवेदन है। सब इंस्पेक्टर भी बहुत अच्छी वैकेंसी है, सिलेबस सेम है, और जिनका फोकस आरएस है वो भी अभी से अपनी प्रिपरेशन को लेकर के सीरियस हो जाए। जो उनका आराम का समय था वो खत्म हो चुका है, अब ना जागोगे तो शायद कभी जागने का मौका ना। ओके, वी विल मीट अगेन टुमारो। थैंक यू, जय हिंद।